Good morning, everyone. So today we'll be starting with our chapter number 4 of partnership. आज हम पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर. सो अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि CBSE ने सिलेबस रिड्यूस करने की नोटिफिकेशन दी है एंड अप टू 30% ऑफ द सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड. वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई भी थी, मैंने मैसेज भी कर दिया था. बट स्टिल एज वी मूव ऑन मैं आपको बताता रहूँगा कि हाँ ये टॉपिक डिलीट हो गया और उस टॉपिक को विल नॉट कवर, क्योंकि अभी तक आई होप आप सभी बच्चों ने बुक्स परचेज कर ली होगी. सो देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग द बुक्स. बस मैं आपको ये बता दूंगा जो आपकी बुक में ये वाला टॉपिक है, दिस यू नीड नॉट प्रिपेयर, दिस टॉपिक यू नीड नॉट डू. तो अकॉर्डिंगली वो मैं आपको करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. हाँ, अगर कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि हाँ सर प्रैक्टिकली फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप हमें ये टॉपिक करवा दीजिए, तब उस केस में हम अलग से उनको डील करें. तो चैप्टर नंबर 4 में से भी कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ लॉन अकाउंट, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है. CBSE ने वो टॉपिक हटा दिया बेसिकली यहाँ से, लेकिन दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक्स. कि इन केस अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आप उससे इंटरेस्ट जब लेंगे या ड्यू करवाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या फिर इन केस अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली उसकी कैलकुलेशन आप लोग कैसे करेंगे. दैट यूज्ड टू बी अ टिपिकल टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स को वो टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल भी लगता था, बट प्रैक्टिकल था, इसलिए वो टॉपिक काफी अच्छा था. बट लेट्स सी, CBSE ने वो रिड्यूस कर दिया. विल होप कि नेक्स्ट ईयर शायद वो टॉपिक फिर से रीइंस्टेट हो जाए, तब की तब देखेंगे. बट फॉर यू पीपल, फॉर यू गाइज, कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं. तो जैसे जैसे वो टॉपिक्स आएंगे विल टॉक अबाउट देम इन दैट वे आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज रिटायरमेंट. हमने थर्ड चैप्टर किया था गाइस. थर्ड चैप्टर था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, लेट्स से 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं A, B एंड C, और फोर्थ पार्टनर आ जाता है. 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं निश्चल, अंश एंड जतिन. ठीक है. Now a fourth partner wants to join them, wants to join their firm. Let's say Kunal wants to join them. So what were the provisions that we used to discuss in case of admission of a partner? जब एक पार्टनर का एडमिशन होने वाला है तो हमें कुछ चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी कि भैया नए पार्टनर का शेयर कितना होगा, वो अपने शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आएगा. अभी जो फर्म की प्रेजेंट गुडविल है, जो फर्म ने अर्न कर रखी है, उसमें से नए पार्टनर का कितना शेयर है, और इन केस अगर वो शेयर लेकर आ रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और इन केस अगर नहीं लेकर आ रहा है तो उस केस में उसको हम डील कैसे करेंगे. आई होप ये चीजें सब आपको याद है. इन केस अगर वो पार्टनर पैसे लेकर आता था तो एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इन केस अगर पैसे नहीं लेकर आता था तो हम उस केस में उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते थे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करते थे. तो वहां पे रिजर्व्स की कैलकुलेशन, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉसेस की कैलकुलेशन किया करते थे. अब केस है रिटायरमेंट का. रिटायरमेंट के केस में गाइस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एज द नेम सजेस्ट्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से एक पार्टनर आपकी फर्म को छोड़ के जा रहा है. तो कम से कम अगर 3 पार्टनर्स हैं और उस केस में अगर एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो 2 पार्टनर्स रह गए, तब जाके वो पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनरशिप फर्म ही रहेगी. लेट्स से अगर पार्टनर्स 2 हैं, 2 पार्टनर्स में एक बंदा छोड़ के चला गया तो फिर उसका पार्टनरशिप का स्टेटस ही नहीं रहेगा. Now that will be converted into a sole proprietorship. तो हम जनरली वो केसेस लेकर चलेंगे जहां पे ऑलरेडी 3 पार्टनर्स है. अगर उन तीनों में से एक पार्टनर भी रिटायर हो जाता है तो द फर्म रिटेन्स द स्टेटस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. वो फर्म एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं बनेगी, दैट रिमेन्स टू बी अ पार्टनरशिप फर्म. अब रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. जैसा अकाउंट्स है तो वी नीड टू do some of the calculations which we have already studied in chapter 3. but मैं यही मान के चलूंगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि ये फ्रेश चैप्टर है तो आपके टॉपिक्स भी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी फ्रेश होने चाहिए और मेरा टीचिंग भी फ्रेश होना चाहिए. ठीक है. तो therefore
अब इन केस अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5, पार्टनर सी फर्म से रिटायर हो गया, पार्टनर सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो भैया सी रिटायर हो रहा है, तो एक बात बताएं, इनकी जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है हमारे पास, लेट्स से 31 मार्च 20, सी रिटायर हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020। तो ये जो बैलेंस शीट है, यानी जिस दिन वो रिटायर हुआ उससे एक दिन पहले की बैलेंस शीट है, यानी इस बैलेंस शीट में सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज आ रही होंगी, इजंट इट? अब क्योंकि सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज आ रही हैं, तो लेट्स से यहाँ पे जनरल रिजर्व्स आ रहे हैं, यहाँ पे एसपीएल का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल्स आ रही है तीनों पार्टनर्स की, यहाँ पे लायबिलिटीज एक्सेट्रा आ रही है, यहाँ पे एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स में लेट्स से गुडविल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, बैलेंस शीट है, काइंड ऑफ बैलेंस शीट। तो जब एडिशन होता था, हम ये बैलेंस पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया करते थे, क्योंकि जनरल जॉब पे राइट किस होता है, सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स का। अब रिटायरमेंट का केस हो रहा है, तो ए बी और सी तीनों पुराने पार्टनर्स हैं, कुछ भी नहीं करना, ये जो जनरल जॉब है आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, और जनरल जॉब ये इन्होंने अभी तक इस गुल्लक में जो पैसे इकट्ठे किए होंगे, ये इन तीनों ने मिलके किए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ए और बी ने किए होंगे, तो इन तीनों ने मिलके ये पैसे इकट्ठे किए, तो अकॉर्डिंगली सी को अपना वो शेयर मिलना चाहिए, सी बिना अपना शेयर लिए नहीं जाएगा, और सी का शेयर कितना है, 5/10। तो फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स इन सरप्लस, जो रिजर्व्स और सरप्लस में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बनता है वो उसको दे दो ना यार, हमें क्यों रखना है, हमें रखना थोड़ी ना है, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको दो और फारिग करो, चाहे वो रिजर्व्स है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो कोई और चीज। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कम्स कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब भैया ये फर्म पिछले 10 सालों से काम कर रही है, इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था और 10 सालों में इन्होंने मेहनत कर करके हवा में, एनवायरमेंट में अपनी गुडविल बना ली है 10 लाख रुपए की। अगर आज मैं उस हवा में जो वैल्यू घूम रही है, अगर आज उसकी कंपटीशन करता हूँ, कंपटीशन कैसे करोगे, कंपटीशन कैसे करोगे सर, मजाक मत करो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमने कंपटीशन बढ़िया से सीखी है चैप्टर नंबर 2 में, वो बात अलग है सीखी है या नहीं सीखी है, बट मैंने आपको अच्छे से करवाई थी चैप्टर नंबर 2 का, जब हमने स्टार्टिंग किया था, हाउ टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे कंप्यूट करते हैं, हमने 5 मेथड्स किए थे, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। उन 5 मेथड से गुडविल को कंप्यूट किया जाएगा, ये जो हवा में गुडविल घूम रही है। अब ये जो हवा में गुडविल घूम रही है, सी क्या बोलेगा कि भैया ये गुडविल हम तीनों ने मिलके कमाई है, मैं इसको लिए बिना कैसे चला जाऊं, तो बताओ उसकी भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जब पार्टनर रिटायर होता है, विल हैव टू कंप्यूट या विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, कोई ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है इसको खत्म करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को खत्म करेंगे, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज है, गिरावट है या फिर बढ़ रहे हैं, तो उसका फायदा या नुकसान भी रिटायरिंग पार्टनर अपने शेयर में लेकर जाएगा। तो चीजें सेम है, चीजें सेम है, कैलकुलेशन की गुडविल वहां पे भी होती थी, थर्ड में भी, यहाँ पे भी, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस वहां पे बांटने होते थे, यहाँ पे बांटने, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वहां पे भी करनी होती थी, यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अकाउंट्स सेम बनाने, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जब पार्टनर एडमिट होता था, 2 पार्टनर्स थे ए और बी, जब पार्टनर एडमिट होता था और जब बैलेंस शीट बनती थी तो तीनों पार्टनर्स की बनती थी, क्योंकि एक नया पार्टनर आ जाता था। अब 3 पार्टनर्स है, 3 में से एक जा रहा है, एक चला गया, तो बैलेंस शीट किसकी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ ए और बी की। सी तो चला गया, उसका हिसाब किताब हमने कर दिया, या तो उसको पैसे दे दिए या फिर उसको पैसे हमने देने, वो बैलेंस शीट में हमने एज ए लोन दिखा दिया, ठीक है। और एक बात और बताऊंगा आपको, इनकेस अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, मान लो रिटायरिंग पार्टनर सी है, इसका सारा हिसाब किताब करके फर्म से 2 लाख रुपीस लेने बनते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्म ने सी को 2 लाख रुपीस दिए नहीं है, फर्म ने अभी वो सी को रुपए देने हैं, तो फर्म उसको सी का लोन बना लेगा, अपनी लाइबिलिटी बना देगा और उस लाइबिलिटी का नाम रख देगा सीज लोन। तो देखेंगे आगे आगे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि भैया जब एक पार्टनर जा रहा है तो
सबसे पहले तो इसका PSR इफेक्ट होगा। तो computation of new profit sharing ratio if a partner is retiring from the firm, अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, what shall be the profit sharing ratio of the partners, remaining partners? So we have illustration number 1 with us, where we are given तीन पार्टनर्स हैं X, Y and Z sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. ठीक है, we have to compute the new ratio if X retires, if Y retires, if Z retires. तीनों अलग अलग केस है, ये सारे हैं इनका 3:2:1 X, Y, Z. Case 1 we have, case 1 we have, अगर X रिटायर हो गया तो X का शेयर हटा दो यार, जो रिमेनिंग रह गया मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो Y और Z पे डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड उनका रेशियो हमें पता है which is 2:1. Therefore new PSR of Y and Z will be 2:1. सेम केस अगर Y रिटायर हो जाता है तो, अगर Y रिटायर हो गया तो X और Z तो बने रह गए. ये सेम केस डिफरेंट है, सभी के सभी केसेस डिफरेंट है बच्चे, इंडिपेंडेंट है. पहले केस में X रिटायर होगा, दूसरे केस में Y रिटायर हो रहा है, इसका मतलब X और Z तो अभी तक फॉर्म में बने हुए हैं. तो Y का शेयर हटा दो, X और Z का शेयर कितना है 3:1. थर्ड केस इफ Z रिटायर्स, अगर हमें Z को रिटायर करना है तो Z का शेयर हटा दो, तो X और Y का शेयर कितना रहेगा 3:2. दिस विल बी देयर न्यू PSR. इजी. आगे आगे ऐसे और सम्स आएंगे जहां पे विल हैव टू कंप्यूट न्यू PSR. हम थर्ड चैप्टर में एडमिशन में क्या करते थे, जो भी कंडीशन में जो भी क्वेश्चन में लिखा हो यार बस उसके अकॉर्डिंग कर दो यार, झंझट के. ऐसे ही यहाँ पे जो भी हमें गिवन है बस उसके अकॉर्डिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए उस केस में. जैसे एक और सम करते हैं, थर्ड देखिए, थर्ड सम A, B and C are partners in a firm. तीन पार्टनर्स है sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. B retired, B रिटायर हो गया, ये लो बना लेते हैं इसको 5:4:3. तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है. three partners है A, B and C, sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. B retired, B retire हो गया, ये लो B retired and his share of profits is divided equally between A and C. और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है इसमें से इक्वली A और C में डिवाइड कर दिया गया, मतलब इसका आधा A ले गया और इसका आधा C ले गया. So we have to compute the new profit sharing ratio of A and C. हमें profit, yes, we have to compute new PSR of A and C. Okay. So can you tell me कि A ने B से कितना गेन किया? B का शेयर कितना था? B का शेयर था सर 4/12, isn't it? 4 divided by total of this. B का शेयर था 4/12. इसमें से A ने कितना गेन किया? A's gain 4/12 का कितना? इसका ये शेयर इक्वली ले लिया गया, that is 1/2 and 1/2 by A and C respectively. इसका हाफ A ने ले लिया और इसका हाफ C ने ले लिया. इसका मतलब इन दोनों ने गेन कर लिया 4/24 और 4/24 से इन्होंने गेन कर लिया. दिस इज अगेन इक्वल टू 2/12 एंड 2/12. ये इनका गेनिंग रेशियो आ गया. दिस इज द गेनिंग रेशियो ऑफ A एंड C. हम इनका न्यू रेशियो निकालना है, तो नया रेशियो कैसे निकालोगे? A का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर कितना है 5/12, इतना तो था ही था, प्लस इसने और क्या ले लिया, इसने B का शेयर ले लिया कितना 2/. व्हाट अबाउट C? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर 3/12 तो है ही है, और कितना ले लिया 2/12. Therefore this is equal to 7/12 and this is equal to 5/12. Hence the new PSR of A and C shall be 7:2. This is their new profit sharing ratio. तो ऐसे कुछ सम्स करने हैं आपको, and on the basis of which you have to do your sums up to illustration number 7. सेवंथ इलस्ट्रेशन तक आपके सम्स इजीली हो जानी चाहिए, which you should do. Okay, I hope आप लोग अपना काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए guys. Thank you.
बाय बाय।